चैप्टर्स 601, 602, 603, 604। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 601 हालात से फायदा उठाना। सुप्रीम असली विरासत। फैंग युआन की एड फैल गई और उसकी निगाहों में एक आग सी जलने लगी। जब असली विरासत का लाइट लम्ब अभी भी 1000 कदम दूर था, तभी फैंग युआन को उसकी जबरदस्त ऑरा महसूस हो गई। ये एक ऐसा एहसास था जो मामूली असली विरासतों और यहां तक कि अनपैरेलल्ड असली विरासतन में भी नहीं था। इस ऑरा के असर से फैंग युआन के दिमाग में ख्याल इकट्ठे होने लगे। अनगिनत ख्याल हवा में से पैदा हो रहे थे और उसकी यादें लगातार उसकी आंख के सामने चमक रही थीं। अगर आमतौर पर उसका दिमाग एक गहरे तालाब जैसा था, तो अभी तेजी से बढ़ते हुए ख्याल एक बड़े से झरने की तरह यूएस गहरे तालाब में गिर रहे थे। ख्यालों का सैलाब आ गया था जो लहरों पर लहरें बना रहा था। यह एहसास कमाल का था और फैंग युआन इससे बयान करने के लिए कोई सही लफ्ज नहीं ढूंढ पा रहा था। उसके दिमाग की गहराइयों में दबी यादें एक एक करके सामने आने लगी। अन पर जमी धूल हट गई और वो बिल्कुल असली और जिंदा होकर उसके दिमाग में दिखने लगी। बड़ी संख्या में इंस्पिरेशन की रोशनी चमक रही थी और हर तरह के नए नए आइडियाज फैंग युआन के दिमाग में आ रहे थे। कल्टीवेशन से जुड़ी कुछ मुश्किलें और शक अन इंस्पिरेशनल रोशनियों के नीचे पाल भर में सॉल्व हो रहे थे। एक बहुत ही मजबूत आत्मविश्वास अपने आप फैंग युआन के दिमाग में उठने लगा। ये एक ना बयान किया जा सकने वाला शानदार एहसास था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो, जैसे ऐसी कोई मुश्किल ही ना हो जिसे वो सॉल्व ना कर सके। ये एक खास पावर थी जिसके नशे में कोई भी इंसान डूबने से खुद को रोक नहीं सकता था। बेटा, जल्दी होश में आ। मैं भी जानती हूं कि यह एहसास कितना नशीला है, लेकिन अगर मरना नहीं चाहता तो इसमें खो मत जा। जरा अपनी हालत तो देख, मो याओ चिल्लाए। इस आवाज ने फैंग युआन को जागा दिया और जब उसने खुद को देखा तो वो डर से पीला पड़ गया। बस कुछ ही पलों में उसका शरीर कमजोर और थका हुआ हो गया था। उसके चमकदार माथे पर अब झुर्रियां थीं, उसके मजबूत हाथ बूढ़े और सड़ने का एहसास दे रहे थे और भी कमजोर होते जा रहे थे। अगर मो याओ ने यूएसईवाई याद ना दिलाया होता तो फैंग युआन शायद इस शानदार एहसास में खो जाता और अपने शरीर में हो रहे बदलावों को नजरअंदाज कर देता। ये गू है। फैंग युआन ने एक बेहद चौंका देने वाले जवाब के बारे में सोचा और उसी वक्त अपने मूवमेंट गू का इस्तेमाल करके तेजी से पीछे हट गया। असली विरासत के सक्लूडेड डोमेन में गू वॉर्म्स के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं थी। सुप्रीम असली विरासत भी फैंग युआन का पीछा नहीं कर रही थी और बस अपने रास्ते पर उड़ती रही। फैंग युआन ने तेजी से उससे फासला बढ़ा लिया और फिर डरते हुए दूर जाती हुई सुप्रीम असली विरासत को देखा, जो अंधेरे स्पेस को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। ये तो बस एक सुप्रीम असली विरासत की ऑरा थी और इसने मुझे लगभग होश खोकर मार ही डाला था। इसका टेस्ट कितना मुश्किल होगा? फैंग युआन ने हैरानी से कहा। वो तो इंसानी की गू, एक अनपैरेलल्ड असली विरासत, के पास भी नहीं जा पा रहा था। सुप्रीम असली विरासत की तो बात ही क्या थी, उसके पास जाना तो दूर, बस थोड़ा सा नजदीक आने पर ही उसकी ऑरा ने उसकी जान ले ली थी। बिल्कुल जैसा मो याओ ने कहा था, फैंग युआन एक मोर्टल होने के नाते बहुत कमजोर था। ये विरासत यकीनन एक बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन उसके पास इससे सहने की ताकत नहीं थी। ये उस मधुमक्खी की तरह था जो शहद लेने गई हो, लेकिन अगर शहद उसके मुट्ठी जितना बड़ा हो तो बेचारी उसमें डूब कर ही मर जाएगी। इस सुप्रीम असली विरासत का इमॉर्टल गू, कहीं वो लेजेंड्स वाला गू तो नहीं? फैंग युआन ने लगभग 80% यकीन के साथ कहा, लेकिन यह जवाब इतना हैरान करने वाला था कि उसी थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था। ही मो याओ हंसी। बेटा, तुम्हारा अंदाजा सही है। उस वक्त मुझे भी इस पर यकीन नहीं हुआ था, लेकिन सच तुम्हारी इन्हीं के सामने है। इस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सही कहा। इस सुप्रीम असली विरासत में जो इमॉर्टल गू है वो लेजेंड्स का रैंक 9 गू है, विजडम गू। विजडम गू, इसका जिक्र लेस देन ग्रेटर देन में था। ये एक रैंक 9 इमॉर्टल गू था जो गू मास्टर को अनंत विजडम दे सकता था, लेकिन इसका इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा थी। रेंजू की कहानियों में साफ लिखा था कि रेंजू और डेसोलेट एंशिएंट मून को इसकी मदद पाने के लिए अपनी आधी उम्र इससे देनी पड़ी थी। दूसरे शब्दों में, विजडम गू का इस्तेमाल करने का मतलब था अपनी उम्र खर्च करना। फैंग युआन तो उसके पास भी नहीं गया था, लेकिन उसकी उम्र तेजी से कम हो गई थी। झुर्रियां आ गई और उसका शरीर बस कुछ ही पलों में बूढ़ा हो गया। फैंग युआन के लिए विजडम गू एक असली मौत का फरिश्ता था। मैं सच में नहीं जानता कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उससे यूएस वक्त कैसे हासिल किया और उससे भी बढ़कर उसने कौन से आसमान हिला देने वाले तरीके इस्तेमाल करके इससे यहां सील किया। कोई हैरानी की बात नहीं कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने उम्र बढ़ाने के लिए हर तरह के तरीके सोचे,
उसने जरूर विजडम गू का बहुत इस्तेमाल किया होगा। फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। मो याओ ने ठंडी सांस ली। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने शायद विजडम गू का इस्तेमाल एक हाई वजह से किया होगा, उम्र बढ़ाने के लिए। बदकिस्मती से जितना ज्यादा विजडम गू इस्तेमाल किया गया, उसकी उम्र उतनी ही कम होती गई और आखिर में उसी वो सॉल्यूशन नहीं मिला जो वो चाहता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल 8000 साल से ज्यादा जीने के बाद मारा। 8000 साल रैंक 9 वेनरेबल्स के बीच में पहले से हाई मिडल से अपर लेवल का रिजल्ट था। प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल, जिसकी उम्र सबसे लंबी थी, वो 25,000 साल जिया। सबसे कम उम्र वाला रेड लोटस डेमन वेनरेबल था जो सिर्फ 3,000 साल जिया। बाकी वेनरेबल्स की उम्र आमतौर पर 7,000 साल के आसपास थी। असली विरासत के सक्लूडेड डोमेन में 3 सुप्रीम असली विरासतें हैं। बताओ, बाकी 2 कैसी हैं? मैं सच में उन्हें एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। फैंग युआन की ईंट में एक अजीब सी चमक थी। मो याओ को उसके अंदाज में कुछ गड़बड़ लगी और उसने जल्दी से समझाया, बेटा, पागलों वाले विचार मत ला, जल्दी से एक मामूली असली विरासत उठाओ और निकलो। तुम्हारे पास 10 एज ओनर टोकन है और तुम वैसे भी सिर्फ एक मामूली असली विरासत हाई जा सकते हो। अगर तुम एक अनपैरेलल्ड असली विरासत का टेस्ट पास कर भी लो तो तुम उन्हें ले नहीं जा सकते। सुप्रीम असली विरासतन की तो बात ही मत करो, तुम्हारा कमजोर शरीर जो हवा के झोंके से उड़ सकता है, उनकी और अभी नहीं सह सकता। फैंग युआन जोर से हंसा, तुम्हारी बातों से तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ गई है। ये मौका बहुत ले है, मुझे डर है कि अगर इस बार इससे मिस कर दिया तो दूसरा चांस नहीं मिलेगा। लड़के, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि अभी कुछ देर पहले तुमने कम से कम 2 साल की उम्र गंवा दी। अगर तुम इसी तरह वक्त बर्बाद करते रहे और असली विरासतें मीटियोर की स्पीड से उड़ने लगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। मो याओ परेशान थी। फैंग युआन बिना हिले बस हंसता रहा। वो घूमता रहा। जब उसी मामूली असली विरासतें और अनपैरेलल्ड असली विरासतें दिखती तो वो दूर से ही रास्ता बदल लेता, उन्हें लेने का उसके मन में जरा सा भी ख्याल नहीं था। मो याओ की विल और भी परेशान हो गई, तुम पागल हो। हे भगवान, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तुम इतनी सारी असली विरासतों को बस अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए जाने दे रहे हो? बेवकूफ, अगर तुम मर गए तो मैं क्या करूंगी? वाटर पवेलियन का क्या होगा? अगर मैं मर गया तो तुम्हारी ये विल भी जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन तुम आराम से रहो, तुम्हारी एक विल अभी भी वाटर पवेलियन में है। तुम किसी किस्मत वाले इंसान का इंतजार कर सकती हो और ये कीमती काम यूएस पर सौंप सकती हो। फैंग युआन ने धीरे से जवाब दिया। मो याओ ने यूएसईवाई फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन अपनी मर्जी का मालिक था। वो बिना रुके एक्सप्लोर करता रहा और कुछ दिनों बाद असली विरासतों की रफ्तार और तेज हो गई। फैंग युआन हर थोड़ी देर में खतरनाक हालातों में फंस जाता। कई बार उसकी जान पर बन आए, लेकिन आखिर में वो बाल बाल बच निकला। मो याओ यूएसईवाई पूरे टाइम समझाने की कोशिश कर रही थी, चिंता ने उसी पागल कर दिया था। बेटा, मैं हार मानती हूं, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। ठीक है, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बाकी 2 सुप्रीम असली विरासतन के बारे में बताती हूं। पहली एक लकपात विरासत है जिसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने शुरू किया था। अपने यूनिक लकपात अटेनमेंट का इस्तेमाल करके वो दुनिया में इनविंसिबल बन गया था। दूसरी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के कंट्रोल राइट्स हैं। यह टावर जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल और लॉन्ग हेयर एंसेस्टर ने रिफाइन किया था। ये एक इलाके के गू वॉर्म्स को लूट सकता है, जिसे भी ये मिलेगा उसके पास गू कल्टिवेशन के अनंत रिसोर्सेज होंगे। वो सच में परेशान थी। आमतौर पर वो शायद फैंग युआन को ऐसी अंदर की बातें बताने के मूड में ना होती, भले ही वो पूछता। लेकिन अब उसने सब बता दिया। डर था कि कहीं फैंग युआन बेवकूफ़ी करना जारी ना रखे, लेकिन जिसका उसी डर था वही हुआ। फैंग युआन थोड़ा हंसा और जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, घूमता रहा। कुछ दिनों बाद असली विरासतों की उड़ने की स्पीड परिंदों जितनी तेज हो चुकी थी। फैंग युआन के लिए 1 या 2 से बचना बहुत आसान था, लेकिन असली विरासत का सक्लूडेड डोमेन सिकुड़ता हुआ लग रहा था और हर साइज की असली विरासतन को यूएस टैंक जगह में उड़ना पड़ रहा था। उनके पीछे छूटे रंग बिरंगे प्रकाश की लंबी पूंछें लगभग एक पतला सा रोशनी का जाल बन रही थी। फैंग युआन बस उसके बीच की दरारों से गुजर कर ही जिंदा रह सकता था। इस स्टेज पर फैंग युआन अपना पूरा ध्यान लगाए हुए था और एक पाल के लिए भी रिलैक्स होने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि एक पाल की लापरवाही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। जल्दी निकलो, तुम अब मामूली असली विरासतें भी नहीं ले जा सकते। जब तक तुम यहां रहोगे, खतरा हर सेकंड बढ़ता जाएगा। उफ, तुम इतने क्रूशियल मोमेंट पर सच में पागल हो गए हो।
मो याओ समझाते समझाते निराश हो रही थी। फैंग युआन की निगाहें जल रही थी। उसने अचानक पूछा, बताओ, क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जब दो असली विरासतें टकराएं तो मैं फायदा उठाने का मौका ढूंढ सकूं? ये सुनकर मो याओ हैरान रह गई, लेकिन जल्दी ही वो तेज आवाज में चिल्लाई, तुम बेवकूफ हो, इडियट। क्या महान जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ऐसी साफ गलती करेगा? तो तुम ऐसा सोच रहे थे, मैंने तुम्हें ओवरएस्टिमेट कर लिया। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ओवरएस्टिमेट कर लिया। तुम साफ तौर पर अपनी ही अक्लमंडी का शिकार बन गए हो। भला इतना साफ लूपहोल तुम्हारे फायदे के लिए कैसे हो सकता है? तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तुम बहुत भोले हो। तो ये बस मेरी मनगढ़ंत कहानी थी। फैंग युआन हंसा, उसके चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा और वो आगे एक्सप्लोर करता रहा। असल में उसी ये पहले से पता था, लेकिन उसने जानबूझकर मो याओ को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा था। तुम अभी तक जा क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मो याओ चिढ़ गई और फैंग युआन ने उसी पूरी तरह पागल कर दिया था। मैं मरूं या ना मरूं ये मेरा मामला है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम पहले ही मर चुकी हो, एक मारी हुई इंसान इतना शोर क्यों मचा रही है? फैंग युआन ने लापरवाही से उसका मजाक उड़ाया। उसका चेहरा अभी भी शांत था, जैसे खतरे में वो नहीं कोई और हो। डैम इट, बदमाश, इडियट। मो याओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो गालियां देने लगी। रंबल। ठीक उसी वक्त दूर कहीं अचानक एक धमाका हुआ। फैंग युआन ने आवाज की तरफ देखा। उसने देखा कि दो असली विरासतें टकराई और फिर अलग अलग दिशाओं में उछाल गई। फैंग युआन हक्का बक्का रह गया। उसी उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेमतलब की बातें सच हो जाएंगी। असली विरासतें सच में टकरा गई, खासकर जब उनमें से एक विरासत एक सुप्रीम असली विरासत लग रही थी। मो याओ भी हक्का बक्का रह गई थी। ये कैसे मुमकिन है? उसकी आवाज एक ऑक्टेव ऊंची हो गई और कान फाड़ने वाली बन गई, जिसमें एक रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर वाली कोई शान नहीं थी। उस वक्त जब मैंने इस जगह को एक्सप्लोर किया था, तब मुझे ऐसी अच्छी चीज क्यों नहीं मिली? लेकिन जल्दी ही उसकी ईड़ बड़ी हो गई। उसी एहसास हुआ, तो ये बात थी। वो लकपात सुप्रीम असली विरासत है। इस वक्त मैंने उसमें एक दरार डालने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी ताकि मेन फॉर्च्यून राइवलिंग हेवन गू हासिल कर सकूं, लेकिन आखिर में वो उड़ गई। मुझे दूसरी विरासतों से काम चलाना पड़ा जो मुझे मिली थी, और सेकंड बेस्ट ऑप्शन के लिए कैलेमिटी बेकनिंग गू रिफाइन करना पड़ा। मो याओ ने इस सुप्रीम असली विरासत में एक दरार बना दी थी, क्योंकि ये अब परफेक्ट स्टेट में नहीं थी। ओरिजिनल बैलेंस बिगड़ गया था, जिसकी वजह से असली विरासतें एक दूसरे से टकरा सकती थी। बूम! एक और टक्कर की आवाज आई। फैंग युआन की ईद बड़ी हो गई। इस टक्कर से शायद लकपात सुप्रीम असली विरासत से एक गू बाहर निकलकर उड़ गया था। फैंग युआन चकित रह गया, वो क्या है? मो याओ भी हैरान थी, फिर चिल्लाई, वो एक लकपात गूवर्म है। तुम क्या देख रहे हो? जाकर उठाओ इससे। फैंग युआन लेकिन हिचकिचाया। अगर मैंने इस गू को लेने की कोशिश की, तो क्या मुझे लकपात असली विरासत के टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा? लकपात असली विरासत एक सुप्रीम असली विरासत थी। फैंग युआन कभी भी उसका टेस्ट से नहीं पाता। क्या बकवास टेस्ट! टक्कर ने असली विरासत के लाइट लंबे दरार को और बड़ा कर दिया है। वो टूट रहा है। इससे लो और जल्दी निकलो, अगर अब नहीं निकले तो तुम यहीं मर जाओगे। मो याओ चिल्लाए। फैंग युआन हंसा और आगे बढ़ा, इधर उधर बचता हुआ। बड़ी मुश्किल से अस गूवर्म के पास पहुंचकर उसी उठा लिया। ये एक रैंक 5 मॉर्टल गू था, इमॉर्टल गू नहीं। लड़के, तुम अभी भी नहीं जा रहे हो? मो याओ अब लगभग चीख रही थी। हाँ, इतनी जल्दी क्या है? फैंग युआन दिल खोलकर हंसा, लेकिन वो गया नहीं, बल्कि असली विरासत के सक्लूडेड डोमेन में ही रुका रहा, हर तरफ नजर रखते हुए। वक्त को देखते हुए, इस केओस के साथ, ये लगभग तैयार है। वो बड़बड़ाया। लड़के, तुमने क्या कहा? मो याओ ने अभी बात ही की थी कि फैंग युआन ने कई गू वॉर्म्स छिड़क दिए जो एक साथ एक्टिवेट होकर एक वर्लपूल बना गए। वर्लपूल ने एक शानदार खिंचाव की ताक छोड़ी, सारी असली विरासत की रोशनियों को अपनी तरफ खींच लिया। कुछ सांसों के बाद वर्लपूल धीमा हो गया और एक जोर की आवाज के साथ टूट गया, जिससे एक दरवाजा सामने आया। सब प्लान के मुताबिक फैंग युआन बिना हिचकिचाए उसमें कूद गया। अगले हाई पैल उसने लैंड स्पिरिट को देखा। चैप्टर 602 फ्रॉस्ट जेट पीकॉक सामने का नजारा एक शानदार और एलिगेंट सफेद जड़े हॉल का था। 4 बड़े स्तंभ छत को संभाले हुए थे। जमीन पर रोशनी एक इंसान पर परछाइयां डाल रही थी। चाहे दीवारें हो, स्तंभ हो या छत, वो सब बर्फ की तरह साफ और सफेद थी। वो सब सफेद जड़े के पत्थरों से बने थे। हॉल के बीच में एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर 23 सीढ़ियां थी। ऊंचे चबूतरे पर
एक हरे तांबे के दिव्या पक्षी की मूर्ति थी। दिव्या पक्षी ऊपर की तरफ देख रहा था और अपने पंख फैला रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अनागिनत काली जंजीरें लिपटी हुई थी, हर एक एक पुराने पेड़ जितनी मोटी। उसकी लंबी गर्दन उसके पतले पैरों के चारों तरफ उलझी हुई थी और यहां तक कि उसके पंखों को चीरती हुई उसके शरीर में घुस गई थी। दिव्या पक्षी की एक खंजर की तरह तेज थी, वो गुस्से में था और उसका मुंह पूरा खुला हुआ था, जैसे कि वो जोर से चिल्ला रहा हो। उसका एक्सप्रेशन बहुत हाई प्रभावशाली था, वो इतना असली लग रहा था कि उसकी हर डिटेल साफ दिख रही थी और उसमें से एक ना झुकने वाली विद्रोह की भावना निकल रही थी। ये भावना एक ही नज़र में एक गहरा प्रभाव छोड़ सकती थी। फैंग युआन सीढ़ियों पर प्रकट हुआ, अपनी दृष्टि को ढकने वाली लंबी और विशाल हरे तांबे की दिव्या पक्षी की मूर्ति को देखते हुए उसकी काली ईंट में जैसे आग जल रही थी। यह अचानक हुए इस घटनाक्रम ने मो याओ को इतना हैरान कर दिया कि वो हकलाने लगी। उसने थूक निगला और अपनी उंगली से इशारा करते हुए चिल्लाई, यह तो फ्रॉस्ट जेड पीकॉक है, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्पिरिट। अरे, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? फैंग युआन के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में पहले से हाई एक लैंड स्पिरिट था, वरना वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल को पहचानकर उसी अपना मालिक ना बनाता। लैंड स्पिरिट एक जुनून और ब्लेस्ड लैंड की स्वर्गीय शक्ति के मिलन से बनता है। लैंड स्पिरिट से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें पूरे ब्लेस्ड लैंड से निपटना पड़ेगा। अगर लैंड स्पिरिट मर गया तो ब्लेस्ड लैंड तबाह हो जाएगा। अगर ब्लेस्ड लैंड तबाह हो गया तो लैंड स्पिरिट भी मर जाएगा। अभी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि लैंड स्पिरिट अभी भी जिंदा है। उसकी बातों ने मो याओ को गुस्से में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। बदमाश, इतनी सीधी सी बात भला मैं ये कैसे नहीं जानती? मो याओ ने अपने प्रेमी बो किंग के लिए 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर रिसर्च करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, ताकि वो फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू हासिल कर सके और बो किंग को रैंक 9 तक पहुंचने में मदद कर सके। आखिर में, भले ही वो असली विरासत के सक्लूडेड डोमेन में घुसने में कामयाब हो गई, लेकिन अपनी कम ताकत की वजह से वो फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू हासिल नहीं कर सकी। उसके बजाय उसी किसी और चीज से काम चलाना पड़ा, अपनी विरासत की जानकारी और एक रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर के रूप में अपने फाउंडेशन का इस्तेमाल करके उसने कैलेमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन किया। इस वजह से वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के लैंड स्पिरिट की कीमत बहुत अच्छे से समझती थी। उस समय, जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल रैंक 9 नहीं था, उसने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की विरासत के लिए कंपटीशन जीता था और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन गया था। जब वो रैंक 9 बन गया और दुनिया में अपराजय हो गया, उसके पास सुपीरियर ग्रोटो हेवन, लॉन्जेविटी हेवन था और इस तरह इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड दुनिया में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के कई निवासों में से एक बन गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग बनाई और यूएसईवाई इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर स्थापित किया। इससे एक रिश्ता बन गया, अगर कोई 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को टारगेट कर रहा है तो उसी पहले इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल होना पड़ेगा। इस तरह इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट के बाद इस कवच ने बहुत बड़ा काम किया। इसमें गू इमॉर्टल्स दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन इस सेटअप में एक बहुत बड़ी कमी थी, कोई भी गू इमॉर्टल इससे साफ साफ देख सकता था। वो थी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के लैंड स्पिरिट का अस्तित्व। ये कमी तब नहीं थी जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जिंदा था, क्योंकि जायंट सन लैंड स्पिरिट का मालिक था। लैंड स्पिरिट उसकी हर बात मानता था और वही करता था जो वो उसी करने को कहता था। लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के मरने के बाद इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड मालिकहीन हो गया। जब तक कोई लैंड स्पिरिट की उम्मीदों पर खरा उतारता, कोई भी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का नया मालिक बन सकता था। और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के अंदर स्थित था। इस तरह जो भी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को कंट्रोल करता, 88 ट्रू यांग बिल्डिंग उसकी मुट्ठी में होता। जब तक कोई गू इमॉर्टल था, वो थोड़ी सी सोच से ये समझ जाता। मो याओ के जीवन काल में, जब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर रिसर्च कर रही थी, उसने इस फील्ड में बहुत सारा समय और मेहनत खर्च की थी। लेकिन आखिर में उसने कोई प्रगति नहीं की। उसने इसमें जो भी कड़ी मेहनत और कोशिश की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल कैसा इंसान था, भला वो इस लूपहोल से अनजान कैसे हो सकता था? उसने इससे पूरी तरह से डील किया, लैंड स्पिरिट को गहराई में सील कर दिया और मो याओ के आखिरी एक्सप्लोरेशन में यूएसईवाई लैंड स्पिरिट का एक पंख तक नहीं मिला। सोचना भी मत कि लैंड स्पिरिट असली विरासत के सक्लूडेड डोमेन के अंदर छिपा हुआ था। सिर्फ जब असली विरासतें एक खास स्पीड से उड़ती हैं तभी ये लूपहोल सामने आता है,
और इस गेटवे को खोलने की संभावना बनती है। मो याओ का दिल हिल गया था। इस पल वो समझ गई थी कि क्या हुआ था। जितना ज्यादा वो सोचती, उतना हाई वो फैंग युआन को एक नए और ऊंचे दर्जे के सम्मान से देखती। इस लड़के को मैंने कम समझा। उसका बैकग्राउंड क्या है, उसी अंदर आने का ये तरीका कैसे पता चला? मो याओ हैरान और उत्सुक थी। फैंग युआन का परफॉर्मेंस बहुत चौंकाने वाला था, ये उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। जो वो नहीं जानती थी, वो ये था कि ये सब फैंग युआन के पिछले जीवन में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स के वीडियो के अंदर था। असल में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स की गहरी रिसर्च मो याओ के फाइंडिंग्स के फाउंडेशन पर ही बनी थी। मो याओ एक प्रभावशाली रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर थी। अपने प्रेमी के लिए उसने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर रिसर्च की और अकेले ही उसमें घुस गई। उसके मरने के बाद उसके द्वारा छोड़ा गया पिछला रिसर्च मटेरियल स्पिरिट अफिनिटी हाउस के हाथों में था। उसके बाद 10,000 सालों तक स्पिरिट अफिनिटी हाउस के अंदर कई पीढ़ियों के जीनियसेस ने इस पर अपनी रिसर्च जारी रखी। उसी समय 88 ट्रू यांग बिल्डिंग समय की शक्ति से खराब हो चुका था। सालों से और ज्यादा लूपहोल्स दिखा रहा था, जिससे उसे एक्सप्लॉइट करना आसान हो गया था। लेकिन स्पिरिट अफिनिटी हाउस जानता था कि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग नाम के इस मीठे मांस को हासिल करने के लिए ये किसी एक सुपर फोर्स के बस की बात नहीं थी। इसलिए स्पिरिट अफिनिटी हाउस ने गुप्त रूप से कई दूसरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट सेक्ट्स के साथ काम किया और हजारों सालों तक इसकी प्लानिंग की। स्पिरिट अफिनिटी हाउस ने लीड ली क्योंकि उनके पास शुरू से आखिर तक सबसे महत्वपूर्ण रिसर्च मटेरियल था। बाद में अच्छी तैयारी ही सफलता की कुंजी बनी। जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने हमला किया तो ग्रुप को स्पिरिट अफिनिटी हाउस की उस पीढ़ी की फेरी ब्लैक मून लीड कर रही थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए फैंग युआन हरे तांबे के दिव्या पक्षी के पैरों तक पहुंच गया। ये ऊंची मूर्ति इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का लैंड स्पिरिट फ्रॉस्ट जेड पीकॉक था। सिवाय इसके कि यूएसईवाई जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने कास कर सील कर रखा था और वो हिल नहीं सकता था। सैकड़ों हजारों सालों से, युगों युगों से वो यहां बिना किसी हरकत के खड़ा था। जैसे जैसे वो नजदीक आए, मो याओ को एक डिस्कवरी हुई है, लड़के, तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट करना मुश्किल होगा। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक के शरीर पर जो हरा पेस्ट है वो रैंक 7 इमॉर्टल गू अर्थ प्रिजन से बना है। इसके शरीर के चारों तरफ लिपटी काली जंजीरें रैंक 7 इमॉर्टल गू अर्थ नेट से बनी हैं। ये कहते कहते मो याओ ने कुछ सोचा और उसकी बातें रुक गई। एकदम से फैंग युआन के दिमाग में वो अपनी एड़ी फाड़े देख रही थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। क्योंकि उसी अचानक याद आया, कुछ देर पहले फैंग युआन ने 2 इमॉर्टल गू बुलाए थे। उनमें से एक ग्रुअल मर्ड था। अर्थ प्रिजन गू, अर्थ नेट गू, भले ही वो रैंक 7 इमॉर्टल गू दी और ग्रुअल मर्ड से एक रैंक ऊंचे थे, लेकिन वो वन टाइम एक्सपेंडिचर गू द, वो एक बार इस्तेमाल के बाद गायब हो जाते थे। दोनों रैंक 7 इमॉर्टल गू ने मिलकर लैंड स्पिरिट को सील किया था, लेकिन सैकड़ों हजारों सालों तक समय के असर से ये ताकत बहुत कमजोर हो गई थी। और ग्रुअल मर्ड इस ताकत का सीधा काउंटर था। हाँ, लगता है तुमने पहले ही सोच लिया था, तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो। फैंग युआन जोर से हंसा और अपनी जेब से ग्रुअल मर्ड इमॉर्टल गू निकला। भले ही ये गू रैंक 6 था, क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर टाइप गू था, इसका इस्तेमाल करना तुलनात्मक रूप से आसान था। इसमें इमॉर्टल एसेंस डालने की जरूरत नहीं थी, उसी बस इससे निचोड़ना था। फैंग युआन ने हल्के से निचोड़ा और वो टूट गया। गू वर्म फट गया और उसमें से एक भूरा हरा प्रकाश निकला जो लिक्विड जैसा था। प्रकाश फैंग युआन की इच्छा के अनुसार ऊपर उड़ा और दिव्या पक्षी की मूर्ति में समा गया। पूरे प्रोसेस के दौरान मो याओ हैरान होकर देखती रही, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। प्रकाश के मूर्ति में समा जाने के बाद एक हल्का सा झटका महसूस हुआ, लेकिन यह झटका इतना हल्का था कि लगभग एक भ्रम था। लेकिन जल्दी ही यह झटका बड़ा हो गया। पूरी दिव्या पक्षी की मूर्ति हिलने लगी। दिव्या पक्षी की मूर्ति को ढकने वाले हरे पेस्ट पर दरारें पड़ने लगी। इसके बाद जंजीरें आपस में टकराने लगी, जिससे एक जोर और तीखी आवाज आने लगी। कामयाब? कहीं ऐसा तो नहीं, सैकड़ों हजारों सालों के घिसाव के बाद दोनों इमॉर्टल गू की शक्तियां खत्म हो गई? मो याओ खुद से बड़बड़ाई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिसमें अविश्वास, हैरानी, शक और इनकार था। लेकिन उसके बाद झटके कम हो गए। दिव्या पक्षी की मूर्ति शांत हो गई और जंजीरों का टकराना बैंड हो गया। पूरा सफेद जड़े हॉल एक बार फिर शांत हो गया। मो याओ गहरी निराशा में डूब गई। उसने ठंडी सांस ली। आखिर में फेल हो गया। एक रैंक का फर्क था और ऊपर से ये एक इमॉर्टल वेनरेबल का सेटअप था। ही। लेकिन इस पॉइंट पर फैंग युआन हल्के से हंसा। मो याओ,
दिव्या पक्षी के सर को देखो। मो याओ की विल ने उधर देखा और हैरान रह गई। लैंड स्पिरिट के सर पर हरा पेस्ट धीरे धीरे पिघल रहा है। सही है, यह ग्रुअल मड इमॉर्टल गू का असली असर है। मेन शोर शराबे में इतनी खो गई और बहक गई, मैंने अपना होश खो दिया और इसके बारे में सोचा ही नहीं। ही, हंसने लायक, कितना हंसने लायक है। मो याओ ने अचानक अपना सर हिलाया और ठंडी सांस ली। तुरंत उसके बाद उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। एक लेजेंडरी गू इमॉर्टल, एक रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर का डिमीनर वापस आ गया। असल में वो कुछ देर के लिए अपना आपा खून से खुद को रोक नहीं सकी। अपने जीवन में उसने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के लिए 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। अभी अर्थ प्रिजन गू और अर्थ नेट गू, इन दोनों इमॉर्टल गू की शक्तियां भले ही समय की शक्ति से ज्यादातर नाश हो गई थी, उनका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी था। भले हाई ग्रुअल मड इमॉर्टल गू उनके खिलाफ असरदार था, ये सिर्फ रैंक 6 था, बाकी बची शक्ति से छुटकारा पाना अभी भी बहुत मुश्किल था। लेकिन लैंड स्पिरिट के अस्तित्व को मत भूलो। पहले जो झटके लगे वो लैंड स्पिरिट की वजह से थे। वही था जिसने ताकत लगाई, जिससे दोनों इमॉर्टल गू ने अपनी ज्यादातर शक्ति उसी दबाने में लगा दी, जिससे ग्रुअल मड इमॉर्टल गू की शक्ति अंदर घुस सकी। जैसे जैसे हरा पेस्ट पिघलता, वो सफेद जड़े के फर्श पर ग्रुअल मड में बदल जाता। हरा काला कीचड़ जमीन पर सफेद टाइल्स के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। बूंद बूंद करके वो जमीन पर गिर रहे थे। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक का सर आजाद हो गया, लेकिन उसकी गर्दन तक पहुंचने के बाद पिघलने की गति बहुत कम हो गई। जाहिर है, अर्थ प्रिजन और अर्थ नेट गू की बची हुई शक्ति ने रिएक्ट किया और ग्रुअल मड का विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे एफिशिएंसी बहुत कम हो गई। है, बिल्कुल मेरे पिछले जीवन के वीडियो की तरह, ये बिल्कुल वैसा ही है। फैंग युआन हंसा और लैंड स्पिरिट, फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को देखा। ओ इंपीरियल कोर्ट के लैंड स्पिरिट, अपने पैरों के नीचे देखो, मैंने ही तुम्हें आजाद किया है। सैकड़ों हजारों सालों के बाद फिर से सांस लेना कैसा लग रहा है? जब तक तुम मुझे अपना मालिक मान लेते हो, मैं तुम्हें आजादी पाने में मदद करूंगा। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक का गुस्से वाला चेहरा अभी भी उसके चेहरे पर स्थिर था। फैंग युआन की बातें सुनकर वो गर्व से हंसा। मैं इस ब्लेस्ड लैंड के साथ एक हूं। पिछले सैकड़ों हजारों सालों में ब्लेस्ड लैंड में जो भी हुआ है, वो सब मेरे दिल में साफ है। अगर तुम मेरे नए मालिक बनना चाहते हो, तो तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। सैकड़ों हजारों साल पहले जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस लैंड स्पिरिट की मांग पूरी की थी और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन गया था। आज फैंग युआन भी उसी मांग का सामना कर रहा था। इस पॉइंट पर उसके पिछले जीवन के वीडियो का कोई वैल्यू नहीं था। फैंग युआन हंसा और उसकी एड़ी चमक उठी। उसने पूछा, कैसी शर्त? चैप्टर 603 बेचैन रात। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। बचाओ मुझे, बचाओ, बेनिफैक्टर। ये आवाजें ताई बाई यूनशेंग के कानों में गूंज रही थी। उसने अचानक अपनी एड़ी खोली और अपने बिस्तर पर बैठ गया। हफ हफ, वो हौंफ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जो बहुत अनकंफर्टेबल था। एक और बुरा सपना। धीमी रोशनी में इस रैंक 5 पीक स्टेज एक्सपर्ट के चेहरे पर उसकी उम्र के हिसाब से एक बूढ़ा और थका हुआ एक्सप्रेशन दिख रहा था। शांत कमरे में ताई बाई यूनशेंग की सांसों की आवाज धीमी हो गई और उसके माथे की शिकन धीरे धीरे कम हो गई। अपने बिस्तर पर बैठे हुए वो गहरी खामोशी में डूब गया, जैसे वो सुध बुध खो बैठा हो। उसकी निगाहों में एक हद से ज्यादा थकान छिपी हुई थी। जब से वो राउंड में फैल हुआ था, तब से वो अपने ही लालच की वजह से गाओ यांग और जू जय की कुर्बानी का कारण बनने के लिए गहरी शर्मिंदगी और आत्मग्लानि में था। लगभग हर रात उसी वही बुरा सपना आता था। सपने में हर तरफ खून बह रहा होता था, उसकी गंध हद से ज्यादा थी। हर तरह के बदसूरत खूनी जानवर अपने पंजे और दांत निकाले हुए थे, जबकि वो उनसे घिरा हुआ था और गाओ यांग और जू जय की गुहार सुन रहा था। वो उसी बेनिफैक्टर बुलाते, उससे उन्हें बचाने के लिए कहते, लेकिन हर बार भले हाई ताई बाई यूनशेंग का एपेचर प्राइमेवल एसेंस से भरा होता, वो हिल नहीं पाता और गाओ यांग और जू जय को खूनी जानवरों से घिरते और आखिर में खाते हुए देखता रहता, जिसके बाद बस उनकी सफेद हड्डियां बच जाती। इस पूरे प्रोसेस के दौरान गाओ यांग और जू जय कभी उससे भीख मांगते, कभी उसकी रक्षा करते, या गुस्से में गालियां देते, या उसका मजाक उड़ाते। आखिर में जब वो सफेद हड्डियों के ढेर में बदल जाते, खून के तालाब में पड़े हुए, तब भी वो अपनी बची हुई खोपड़ियों से कहते, मुझे लॉर्ड ताइबाई पर विश्वास है, वो इतने नेक और इंसाफ पसंद हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी उन पर विश्वास है। भले हाई में मर जाऊं, मैं विश्वास करूंगा। ताई बाई यूनशेंग दर्द में था, उसी दुख, लाचारी और पछतावा महसूस हो रहा था। खासकर आखिर में
वो अपने सपने में लाचारी से जमीन पर घुटने टेक देता, खून को अपने सफेद बालों को लाल करने देता जबकि वो फूट फूट कर रोता। उसी लगा कि वो अब ताई बाई यूनशेंग नहीं रहा। इस अनुभव ने यूएसईवाई खुद को फिर से आंकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हर बार जब वो जांचता तो नतीजा एक गंभीर नकारात्मक जवाब होता। कभी कभी जब वो आईने में देखता तो उसे लगता कि वो एक अजनबी को देख रहा है। ताई बाई यूनशेंग अकेला नहीं था जिसकी रात बेचैनी में गुजरी हो। रात बहुत हो चुकी थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की रात चांदी की रोशनी से चमक रही थी, जमीन पर चमक रही थी। हे लू लैन ने खिड़की से बाहर देखा। सेक्रेट पैलेस के ऊपर 88 ट्रू यांग बिल्डिंग अभी भी नए फ्लोर्स बना रहा था। चमकदार अरोरा आसमान में तेजी से चमक रही थी, एक खूबसूरत नजारा बना रही थी। डैम इट, ओनर टोकन गायब हो गया। आखिर हुआ क्या था? जब वो राउंड को चैलेंज कर रहा था, इस वक्त के बारे में सोचकर ही लू लैन ने दांत पीस लिए। उसने अपनी मुठ्ठियां कास ली और उसकी एनी में बेरहमी चमक रही थी, जैसे वो एक ही नज़र में लोगों को खा जाने के लिए तैयार हो। इतिहास में कभी भी किसी लॉर्ड ऑफ द इंपीरियल कोर्ट ने अपना ओनर टोकन नहीं खोया था, लेकिन यही लू लैन के साथ ही होना था। भूल जाओ। तो क्या हुआ अगर मेरे पास ओनर टोकन नहीं है? तो क्या हुआ अगर मेन ग्रे मेल्टडाउन किलर मूव इस्तेमाल नहीं कर सकता? चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वो मुझे स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गो हासिल करने से नहीं रोक सकती। माँ, अगर आप ये ऊपर से देख सकती हैं, तो देखिए मैं आपके लिए कैसे बदला लेता हूं। फैंग युआन सीक्रेट पैलेस के बगीचे में धीरे धीरे चल रहा था। उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, उसके चेहरे पर एक गंभीर लुक था। फूलों के बगीचे में एक जड़े का फव्वारा और एक पत्थर का पुल था। फूल खिल रहे थे और ऐसे महक रहे थे जैसे बसंत हो। ये खूबसूरत माहौल ऐसा नहीं था जिसका वो अभी आनंद ले सकता था। सफेद जड़े हॉल से बाहर आने के ठीक बाद फैंग युआन इंपीरियल कोर्ट के लैंड स्पिरिट को काबू में करने के मामले में परेशान था। उसके दिमाग में मो याओ की विल हांसी ही सोचा ना था कि इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के मालिक बनने की शर्त ऐसी होगी। बेटा, तुम्हारी इस ग्लूमी पर्सनैलिटी के साथ तुम्हारे लिए ऐसी औरत ढूंढना आसान नहीं होगा जिससे तुम प्यार करते हो और उसी भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। कुछ देर पहले ही फैंग युआन ने इंपीरियल कोर्ट के लैंड स्पिरिट फ्रॉस्ट जेड पीकॉक का सामना किया और यूएसईवाई इंपीरियल कोर्ट का मालिक बनने की शर्त बताई गई, सच्चा प्यार। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक को इच्छा से एक मालिक के सामने झुकने और हर आदेश का पालन करने के लिए एक इंसान काफी नहीं था। ये एक गू मास्टर कपल होना चाहिए था जो एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हों। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लिए इस शर्त को पूरा करना बहुत आसान था, लेकिन फैंग युआन के लिए यह मुश्किलों से भरा था। बाकी चीजों की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ फैंग युआन को किसी औरत से सच्चा प्यार होने की जरूरत ही एक लगभग असंभव मामला था। अगर ये मेरे पिछले जीवन में होता तो मैं इससे पूरा कर सकता था, लेकिन अब फैंग युआन ने कुछ कदम लिए और पत्थर के पुल पर रुक गया। उसने रेलिंग पर हाथ रखा और पुल के नीचे जड़े की झील को देखा। ठंडी हंसी हेस्ट हुए। झील एक आईने की तरह थी, चांदी जैसी रात के आसमान की रोशनी में ये एक चमकदार नजारा था। अस रात 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में उसने जो किया वो सच में एक डरावना अनुभव था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका था। इस वक्त वो सेक्रेट पैलेस के आसपास के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहा था। उसके पहले के खतरनाक हालत के मुकाबले ये सच में एक सपना या भ्रम लग रहा था। जिंदगी एक सपने की तरह है, सुबह की उस और रात के फूल की तरह, एक बुलबुले की परछाई की तरह। फैंग युआन बड़बड़ाया, सुध बुध खोटे हुए। हल्की हवा ने झील की सतह पर लहरें पैदा कर दी। लहरों के बीच फैंग युआन की खोई हुई निगाहों में एक औरत की धुंधली सी परछाई दिखाई दी। ये वो औरत थी जिसे उसने अपनी यादों में गहराई से दफना दिया था। फैंग युआन के पिछले जीवन में उसने मुसीबतों का सामना किया था और एक बेबस भटकने वाला था। अपने जीवन के सबसे नीचे समय में वो उससे मिला था। दुनिया के मिलन इतने अजीब होते हैं और किस्मत का खेल बस क्रूर और बेरहम होता है। अगर सच्चे प्यार की बात है तो मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? फैंग युआन की उंगलियां जो रेलिंग को पकड़े हुए थी, अनजाने में जोर लगा गई। उसने अचानक माथे पर बाल डाले और उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। औरत की परछाई चुपचाप गायब हो गई और झील की सतह एक बार फिर उसके सामने आ गई। फैंग युआन गहरी सोच में डूब गया। मौजूदा हालत अच्छी नहीं लग रही थी। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक ब्लेस्ड लैंड के असली मालिक के जुनून से बना था। भले ही वो घमंडी था, वो सच्चे प्यार को मानता था, लेकिन फैंग युआन के लिए उसकी शर्तें पूरी करना लगभग असंभव था। अगर वो लैंड स्पिरिट को काबू में नहीं कर सकता तो फैंग युआन का 88 ट्रू यांग बिल्डिंग पर कब्जा करने का प्लान पूरी तरह फेल हो जाएगा। उसे यही रुकना पड़ेगा।
कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरे पिछले जीवन में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को तबाह करने और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह करने का फैसला किया। गू इमॉर्टल्स के पास बहुत से गहरे राज होते हैं और अक्सर उनकी पर्सनालिटी एक्सट्रीम होती है, उनके लिए सच्चा प्यार अनुभव करना मॉर्टल से ज्यादा मुश्किल है। ग्रूअल मड इस्तेमाल करने के बाद भले ही पिघलने की रफ्तार धीमी है, लैंड स्पिरिट की सील कमजोर हो रही है। सैकड़ों हजारों सालों तक सील रहने के बाद लैंड स्पिरिट नफरत से भरा हुआ है और आज़ादी की शादीद इच्छा रखता है, वो यकीनन सील तोड़ने की कोशिश करेगा। भले हाई जायंट सुन की विल अभी भी सो रही है, जब सील एक हद तक पिघल जाएगी या अगर लैंड स्पिरिट विरोध करना जारी रखेगा तो वो यकीनन जाग जाएगी। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की विल थी। जब एक इमॉर्टल वेनरेबल गुस्से में आता है तो खून नदी की तरह बीता है, सभी जीव शोक मनाते हैं। लेकिन लैंड स्पिरिट के पास टेरिटोरियल एडवांटेज है, जब तक ब्लेस्ड लैंड सलामत है उसके पास लगातार शक्ति का स्रोत होगा। जब दोनों लड़ेंगे तो ये देवताओं की लड़ाई से भी ज्यादा डरावना होगा। इस पॉइंट पर फैंग युआन जैसे मॉर्टल्स को भुगतना पड़ेगा, खासकर जब फैंग युआन हाई वो मुजरिम था जिसने लैंड स्पिरिट को आजाद किया था। अगर जायंट सुन की विल ने यूएसईवाई टारगेट किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। फैंग युआन का असली प्लान ऐसा था, पहले वो नॉर्दर्न प्लेन्स में दाखिल होगा और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में अपना रास्ता बनाएगा। उसने ये फ्लॉलेसली हासिल किया। अपनी पिछली जिंदगी की यादों का इस्तेमाल करके उसने वुल्फ किंग चैंग शनयिन को मार डाला जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसकी पहचान ले ली और ही ट्राइब आर्मी का एक हायर अप बन गया। इसके बाद वो अलायंस आर्मी में छिप गया और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में घुस गया। दूसरा कदम 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसना और अपने लिए सबसे ज्यादा फायदा उठाना था। अपनी पिछली जिंदगी के सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स के वीडियो का इस्तेमाल करके वो लैंड स्पिरिट को काबू में करेगा और इमॉर्टल वेनरेबल की विल को बिना अलर्ट किए वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का नया मालिक बन जाएगा। तीसरा कदम, इंपीरियल कोर्ट का मालिक बनने के बाद वो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को नीचे गिराने की जल्दी नहीं करेगा, बल्कि वो पर्दे के पीछे छिपकर गुप्त रूप से डेवलप होगा। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर एक इमॉर्टल वेनरेबल की विल थी, उससे निपटना आसान नहीं था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स के गू मास्टर्स के दिलों में एक पवित्र स्थान था, इससे अपवित्र या कलंकित नहीं किया जा सकता था। अगर वो पकड़ा गया तो फैंग युआन को पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स के हमले का सामना करना पड़ेगा। ऐसी डरावनी ताकत, भले हाई फैंग युआन दूसरी जगहों पर भाग जाए, ये बेकार होगा। कोई भी सुपर फोर्स ऐसी नहीं होगी जो यूएसईवाई पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स की फोर्सेस के दबाव से बचाए। जब तक कि 5 रीजन्स की अराजकता वाली लड़ाई के दौरान ना हो, जब किसी के पास उससे परेशान करने की फुर्सत ना हो और जब सभी 5 रीजन्स को नुकसान हो, टैब फैंग युआन बच सकता था, भले ही वो एक्सपोज हो जाए। लैंड स्पिरिट का मालिक बनने के बाद फैंग युआन लैंड स्पिरिट को सफेद जड़े हॉल के अंदर रहने का आदेश देगा, जबकि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ऑपरेशंस के साथ सहयोग करेगा। इस तरह सब कुछ आसानी से आगे बढ़ेगा। पहले वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की ताकत का इस्तेमाल गू इमॉर्टल ताई बाई यून शेंग से निपटने के लिए कर सकता था। इस तरह उसकी सफलता के चांस ज्यादा होंगे और चाहे उनकी लड़ाई का अंजाम कुछ भी हो, फैंग युआन हारेगा नहीं। भले ही वो इमॉर्टल गू लैंडस्केप एज बिफोर लेने में फेल हो जाए, लैंड स्पिरिट के प्रोटेक्शन की वजह से फैंग युआन को कोई जानलेवा खतरा नहीं होगा। दूसरा, फैंग युआन फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल करके हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के बीच आज़ादी से आ जा सकता था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पर इमॉर्टल क्रेन सेक्ट की लालची नजर थी और हर थोड़े समय में एक अर्थली कैलेमिटी आती थी। ये कई संघर्षों का केंद्र होता और शांति से कल्टिवेट करने के लिए आदर्श जगह नहीं थी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड का मालिक बनकर वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को अपने कवर के रूप में और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड को अपने असली बेस के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। कल्टिवेट करते समय वो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के खिलाफ साजिश रच सकता था ताकि सबसे ज्यादा फायदा उठा सके। अगर ये फेल हो गया तो वो हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड को छोड़ सकता था और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में पीछे हट सकता था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड एक इमॉर्टल वेनरेबल के सेटअप द्वारा सुरक्षित था। विजडम पाथ गू इमॉर्टल्स के लिए इससे जुड़े डिडक्शंस करना मुश्किल था। इसके अलावा फैंग युआन भविष्य में लूपहोल्स को ठीक और रिपेयर करना जारी रखेगा। इस तरह येहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगा। तीसरा, फैंग युआन इस कीमती रिसोर्स का मालिक होगा। हर बार जब ट्रू यांग बिल्डिंग खुलेगा, वो इन विशाल मात्रा में रिसोर्सेस को जमा कर सकता है जिसमें इमॉर्टल गू भी शामिल हैं, बिना खुद को खतरे में डाले। जब समय आएगा वो वही करेगा जो उसने अपने पिछले जीवन में किया था,
एक ब्लड पाथ गू वर्म को काबू करके एक ब्लड पाथ गू इमॉर्टल बन जाएगा। ये धीमा और स्थिर, सुरक्षित और सलामत होगा। लेकिन भले हाई प्लान परफेक्ट था, हकीकत ऐसी नहीं थी। फैंग युआन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो दूसरे कदम पर अटक गया। लैंड स्पिरिट का मालिक बनने में असमर्थ, वो उसकी ताकत उधार नहीं ले सकता था। एक मोर्टल के रूप में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हालत लगातार खराब हो रही थी। जायंट सुन की विल यकीनन जागने वाली थी। अगर फैंग युआन बचना चाहता तो वो होल अर्थ गू का इस्तेमाल कर सकता था और वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से जुड़कर भाग सकता था। लेकिन वो इन कुछ इमॉर्टल गू को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। इसके अलावा भले ही उसने लैंडस्केप एज बिफोर इमॉर्टल गू हासिल कर लिया, वो जल्दी और सुरक्षित रूप से वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड कैसे लौटेगा? लैंड स्पिरिट की मदद के बिना एक मोर्टल के रूप में फैंग युआन ये नहीं कर सकता था। फिलहाल प्लान सिर्फ ये हो सकता है कि पहले लैंड स्पिरिट को मानने के हर मुमकिन तरीके के बारे में सोचा जाए। अगर मैं उसकी तरफ हूं तो हम जायंट सुन की विल से एक साथ निपट सकते हैं और मैं शायद उसकी कुछ ताकत उधार ले सकूं। उफ, मैं सच में वो आखिरी तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चैप्टर 604 लक इंस्पेक्शन गू आधे महीने बाद 88 ट्रू यांग बिल्डिंग। हवा की डरांती वाले परिंदे घने झुंड में आए इकट्ठे उनकी एक बड़ी संख्या ने आसमान को घेर लिया और अलायंस आर्मी पर हमला कर दिया। इन हवा की डरांती वाले परिंदों की चोंच तलवार की तरह तेज थी, उनके पंख घुमावदार और उस्त्रे की धार जैसे थे, बिल्कुल एक डरांती की तरह। वो बहुत तेजी से उड़ते हवा में अपनी परछाइयां छोड़ते हुए, और जब वो अपने दुश्मनों पर हमला करते तो उन्हें कोई डर नहीं था। मारो मारो मारो, हे लू लैंड चिल्लाया। उसके शरीर के चारों तरफ काला धुआं घूम रहा था, कई काले टेंटिकल्स बनाते हुए, जो एक के बाद एक आसपास के हवा की डरांती वाले परिंदों को पकड़कर निगल रहे थे। आर्मी की हवा की डरांती वाले परिंदों के खिलाफ लड़ाई 1 घंटे से चल रही थी और दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ था। जमीन पर परिंदों की लाशें बिखरी पड़ी थी, लेकिन कई मारे हुए गू मास्टर्स भी थे। हे लू लैंड चिल्लाया। वो लड़ते लड़ते पागल हो रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसका दाहिना हाथ एक पंजे के आकार में था, जिससे एक गहरा स्पाइरल बना। वो हवा में घुमा और उसके दाहिने पंजे के बीच में इकट्ठा हो गया। पलक झपकते ही हजारों काली धाराएं जैसे समंदर में बह रही हों, ही लू लैंड के दाहिने पंजे में एक काले प्रकाश के गोले की तरह जमा हो गई। प्रकाश का गोला गहरा और रहस्यमय था। वो अपने आप घूम रहा था और उसमें से बिजली जैसी आवाज आ रही थी। जाओ! हे लू लैंड की एड़ अचानक चौड़ी हो गई और वो चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत से अपने पंजे को आसमान की तरफ इशारा करते हुए। उसने काले प्रकाश के गोल गोले को पकड़ा जैसे वो कोई भारी वजन उठा रहा हो। उसकी हरकत बहुत धीमी और मेहनत भरी थी। इस हरकत के साथ प्रकाश का गोला धीरे धीरे हवा में उड़ गया। हवा में वो तेजी से फैल गया। कुछ ही सांसों में वो एक पहाड़ के साइज का हो गया। एकदम से काले प्रकाश के गोले ने आसमान को घेर लिया, अलायंस आर्मी की सतह के आधे हिस्से को ढक लिया। अनागिनत हवा की डरांती वाले परिंदे उसमें समा गए, पिघल गए और गल गए, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची। पूरा प्रोसेस शांत और अजीब तरह से हावी होने वाला था। लोगों के दिल ये देखकर ठंडे पड़ रहे थे। ये हे लू लैंड का सिग्नेचर किलर मूव था, डार्क वॉर्टेक्स। 6 सांस तक चलने के बाद वॉर्टेक्स ने 10,000 हवा की डरांती वाले परिंदों को मार डाला। हवा की डरांती वाले परिंदों की संख्या बहुत ज्यादा थी, और क्योंकि वो अलायंस आर्मी के ऊपर जमा हो गए थे, वो एक भयानक खतरा थे। डार्क वॉर्टेक्स के गायब होने के बाद आसमान में एक बड़ा साफ छेद बन गया, लेकिन जल्दी ही हवा की डरांती वाले परिंदे एक लहर की तरह अंदर आ गए, छेद को फिर से भर दिया। अलायंस आर्मी के ऊपर फिर से अनागिनत हवा की डरांती वाले परिंदे थे। यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के 68वें फ्लोर का 25वां राउंड था। हवा की डरांती वाले परिंदों की संख्या बहुत ज्यादा थी, उनमें बड़ी संख्या में बर्ड किंग्स थी। उनका हमला बहुत शक्तिशाली था। असल में उनके अनुभव के अनुसार वो जानते थे कि इस राउंड को चैलेंज करने का कोई आसान तरीका जरूर होगा, लेकिन ही लू लैंड सीधे GHUS गया और परिंदों को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसने अनपागल हवा की डरांती वाले परिंदों के बदले और हमले को आकर्षित किया। हा, इन सब साले परिंदों को मार डालो। एक तरफ ये लुई संग हंसा। हे लू लैंड की विस्फोटक ताकत ने उसकी लड़ाई की भावना को जागा दिया। ये लुई ट्राइब हे ट्राइब के हाई लेवल पर थी। वो दोनों सुपर फोर्सेस थी, जिनके पीछे गू इमॉर्टल्स थे। ये लुई संग और ही लू लैंड का स्टेटस एक जैसा था। वो दोनों अपने अपने सुपर ट्राइब्स के ट्राइब लीडर थे। जब उसने ही लू लैंड का किलर मूव देखा, जिसने अनागिनत हवा की डरांती वाले परिंदों को मार डाला, तो वो और पीछे नहीं रहना चाहता था। मेरा नया डेवलप किया हुआ किलर मूव देखो, फ्लेम डेमन।
ये लुई संग जोर से चिल्लाया, उसकी आस्तीनें फड़फड़ाई और उसका प्राइमिवल एसेंस उसके हाथों में गू वॉर्म्स में घुस गया। एक जोर के धमाके के साथ उसका शरीर आग से लिपट गया और आग फट गई। उसके पास के सभी गू मास्टर्स पीछे हट गए। कुछ 100 कदम के दायरे में वो अकेला इंसान बचा था। उसका शरीर कांपा और आसमान तक उठने वाली आग अलग होकर एक 10 मीटर का कांसे वानर बन गई जो पूरी तरह आग से बना था। जलते हुए कांसे वानर की शक्ल बदसूरत थी, दांत गोरिल्ला जैसे, अजीब से सींग और उभरी हुई मसल्स थी। ये था फ्लेम डेमन। फ्लेम डेमन आसमान में उठा, इधर उधर टकराता हुआ। जो भी हवा की डरांती वाले परिंदे उससे टकराए वो जल गए, जिंदा जलने से चिल्ला रहे थे। उसके रास्ते में आग जल रही थी, जिससे आसमान में उनकी एक सीधी लाइन बन गई। बड़ी संख्या में हवा की डरांती वाले परिंदे भुन गए, जमीन पर गिर रहे थे। फ्लेम डेमन घमंड से तबाही मचा रहा था, कई परिंदों का ध्यान खींच रहा था। इसने ग्रैंड आर्मी में गू मास्टर्स पर बहुत प्रेशर कम कर दिया। क्या फायर डेमन, कुछ खास नहीं है। दूर ही लू लैन जोर से हंसा, अपना घमंड दिखाते हुए। ये लुई संग भी हंसा, हे ट्राइब लीडर, एक बार और देखो। ये कहते हुए उसका शरीर हिला और आग उससे अलग हो गई। एक और फ्लेम डेमन बन गया। हे लू लैन का चेहरा बदल गया, सिर्फ उसका ही नहीं, यहां तक कि आर्मी में मौजूद फैंग युआन ने भी गंभीरता से देखा। फ्लेम डेमन में बहुत ताकत थी, लेकिन ये सोचना कि उसके पास एक से ज्यादा थे। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग ने बहुत से मौके दिए। सिर्फ फैंग युआन और ही लू लैन हाई इंप्रूव नहीं कर रहे थे, दूसरे गू मास्टर्स भी कई रिवॉर्ड्स हासिल कर रहे थे। जब CHEH फ्लेम डीमंस बैटलफील्ड में उतरे, तब ये लुई संग पर लगी आग आखिरकार बुझ गई। 6 फ्लेम डीमंस, शुक्र है। फैंग युआन ने अपनी नजर हटा ली। हे लू लैन का चेहरा भी शांत हो गया। ये लुई संग में असली काबिलियत थी। यह किलर मूव सच में असाधारण था, लेकिन बस उतना ही। ताकत के मामले में यह सिर्फ डार्क वॉटेक्स के बराबर हो सकता था। फ्लेम डीमंस 1 घंटे तक तबाही मचाते रहे और उनकी ताकत धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार हवा की डरांती वाले परिंदों के बीच खत्म हो गए। लेकिन जल्द हाई, फैंग युआन, टाई बाई यू शेंग, शीजू, पे यान फेई, टाओ यू, गु गुओलोंग और दूसरों ने हमला किया, अपने सारे किलर मूव्स इस्तेमाल किए। रैंक 5 एक्सपर्ट्स की बड़ी ताकत ने जल्द ही बैटलफील्ड को बदल दिया, जीत का पलड़ा अलायंस आर्मी की तरफ झुका दिया। आखिर में वो सफल हुए, 26वें राउंड में पहुंच गए। लॉर्ड ट्राइब लीडर को रिपोर्ट है, टेरा ट्राइब लीडर्स ने एक रिक्वेस्ट लेटर जमा किया है। वो आगे बढ़ने को अस्थायी रूप से रोकने के लिए कह रहे हैं। वो भारी नुकसान से चिंतित हैं, उन्हें आराम और रिकवर करने की जरूरत है। हे लू लैन ने इस राउंड की जांच पूरी की भी नहीं थी कि उसके सहायक ही शू ने पहले ही रिपोर्ट कर दी। हे लू लैन ने तुरंत माथे पर बाल डाले, चिल्लाते हुए इतने कम नुकसान पर ही रोने लगे। ये सब बेकार लोग, सब के सब बेकार डरपोक हैं। यह रिक्वेस्ट उन्हें वापस कर दो और उनसे कहो कि हम चाहे कुछ भी हो आगे बढ़ेंगे। जो कोई भी अलायंस आर्मी से भागने या दूर जाने की हिम्मत करेगा, उसके पूरे ट्राइब और उससे जुड़े सभी ट्राइब्स को मार दिया जाएगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में लेटर पकड़ा और तुरंत उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। आगे बढ़ते रहो, चार्ज। हे लू लैन ने अपना हाथ हिलाया, आर्मी को कमांड देते हुए चिल्लाया। वो बेचैन था। इन दिनों 88 ट्रू यांग बिल्डिंग हर कुछ दिनों में एक अजीब सा झटका देता था। ओनर टोकन के गायब होने के साथ ही लू लैन को लगा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है। उसकी अंतर आत्मा उसी बता रही थी कि कुछ ना सोचा हुआ होने वाला है। भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उसी अभी जल्द से जल्द स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू हासिल करना था। एक गू इमॉर्टल बनने के बाद ही उसके पास इस बदलती परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत होगी। इस बार का चैलेंज 28वें राउंड तक चला। जब सभी लोग आगे बढ़ने में असमर्थ हो गए और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, तभी ही लू लैन के पास पीछे हटने और आराम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अपने कमरे में ताई बाई यून शेंग ने अपने हाथ में कई ईस्ट विंडो गू पकड़े हुए एक कड़वी मुस्कान दी। इन ईस्ट विंडो गू में पिछली पीढ़ी के गू मास्टर्स के कल्टिवेशन अनुभव उनमें से ZYAA डटार टाइम पाथ अटेनमेंट के थे। ये सब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से प्राप्त राउंड रिवॉर्ड्स थे। कहीं ऐसा तो नहीं ये किस्मत का इंतजाम है कि मैं गू इमॉर्टल रेल्म में आगे बढ़ूं? आज समय ताई बाई यून शेंग एक लाइफ स्पैन गू ढूंढने में फेल हो गया था। अपनी पूरी जिंदगी की बचत बर्बाद करने के बाद USEY ही ट्राइब का एक्सटर्नल एल्डर बनना पड़ा। वो एक टाइम पाथ गू मास्टर था, रैंक 5 पीक स्टेज। समय के प्रति अपनी संवेदनशीलता से वो जानता था कि कुछ साल पहले से ही उसके पास कम समय बचा है। भले हाई गू इमॉर्टल रेल्म में आगे बढ़ने से एक गू मास्टर का जीवन गुणवत्तापरक रूप से सुधर सकता है, ये उसकी उम्र नहीं बढ़ा सकता।
लेकिन ताई बाई यून शेंग की स्थिति थोड़ी खास थी। उसकी टाइम पाथ विरासत असाधारण थी, ये एक गु इमॉर्टल विरासत थी। उसकी विरासत का कोड 3 गु, द रिवर एज बिफोर गु, माउंटेन एज बिफोर गु और मन एज बिफोर गु। विरासत ने बहुत पहले ही ये अनुमान लगा लिया था, जब वो एक इमोर्टल बन जाएगा, स्वर्ग और पृथ्वी के अनुगुंज के परम अवसर का उपयोग करके वो अपने मन एज बिफोर गु को एक इमोर्टल गु में बदल सकता है। मॉर्टल मैन एज बिफोर गु सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल किया जा सकता था। इमोर्टल गु मैन एज बिफोर खुद पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर मेरे पास मन एज बिफोर इमोर्टल गु है तो मैं इससे खुद पर इस्तेमाल करके अपनी उम्र बढ़ा सकता हूं। बदकिस्मती से मैन एज बिफोर स्प्रिंग ऑटम सकाडा जैसा नहीं है, मैं गाओ यांग और जू जई को नहीं बचा सकता। उफ, ये सोचकर ताई बाई यून शेंग का दिल चिंतित हो गया। गहरा पछतावा और दोष भावना उस पर एक बार फिर हावी हो गई। फैंग युआन ऊंचे टावर के शिखर पर खड़ा था, हे ट्राइब को देख रहा था। लक इंस्पेक्शन गु कुछ देर से एक्टिवेट था, इसने उसी दूसरों से एक अलग दृष्टि दी। यह रैंक 5 मॉर्टल गु वो अकेला अनापेक्षित लाभ था जो उसने असली विरासत के सक्लूडेड डोमेन के अंदर प्राप्त किया था। लक इंस्पेक्शन, जैसा कि नाम से पता चलता है, किस्मत की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। ये एक इन्वेस्टिगेटिव गु वर्म था। उसकी दृष्टि में हे ट्राइब के रिहायशी इलाके में धुएं जैसे अनागिनत किस्मत के धागे थे, लेकिन उनमें से दो बहुत मोटे द जैसे मुर्गियों के बीच में सारस, यहां तक कि महल के कमरे भी उन्हें छिपा नहीं सकते थे। एक ही लूलैंड से आ रहा था, उसकी किस्मत एक विशाल स्तंभ जैसी थी, नीले रंग की, मोती और लंबी। दूसरा ताई बाई यून शेंग से आ रहा था, उसकी किस्मत सूरज डूबते समय जलने वाली आग जैसी थी, लाल और चमकदार। ये उसके घर की छत पर जमा हो गई थी, ये चमकदार आग का एहसास दे रही थी। इन दोनों की किस्मत बहुत ऊंची है, लेकिन वो अलग हैं। हे लूलैंड की किस्मत में एक स्थायी एहसास है। ताई बाई यून शेंग की किस्मत पुरानी लकड़ी के ढेर की तरह है, जो आखिरी पाल में जल रही है। हाल के दिनों में मैंने चुपके से रिवॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया और कई टाइम पाथ अटेनमेंट एक्सपीरियंसेस को रिवॉर्ड्स के रूप में रखा ताकि उन्हें ताई बाई यून शेंग को दे सकूं। हर बार जब उसी एक मिलता है, उसके ऊपर की आग जैसी लाल किस्मत थोड़ी और चमकदार हो जाती है। एक इमोर्टल बनने की संभावना भी थोड़ी बढ़ जाती है। फैंग युआन ने लंबी देर तक सोचा, उसने अपने दिल में ठंडी सांस ली जब उसने रहस्यमयी और समझ से परे लकपात के बारे में सोचा। लेकिन उसने सिर्फ एक लक इंस्पेक्शन गु हासिल किया था, उसी विरासत की डिटेल्स नहीं पता थी। ये एक नई खिड़की खोलने जैसा था, इस नए रास्ते की तरफ वो सिर्फ धीरे धीरे इसे एक्सप्लोर कर सकता था। उसने लक इंस्पेक्शन गु खुद पर इस्तेमाल किया। फैंग युआन का शरीर काली स्याही जैसी किस्मत में लिप्त हुआ था। ये किस्मत इकट्ठा होकर एक बड़े ताबूत का आकर बना रही थी, उसके शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी। वो एक घनी मौत की ऊर्जा, बड़े दुर्भाग्य की ऊर्जा छोड़ रहे थे। भले हाई फैंग युआन ने इसे कई बार देखा था, उसका दिल हमेशा डूब जाता था जब वो इसे देखता था। मेरी किस्मत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इन दिनों इंपीरियल कोर्ट के लैंड स्पिरिट के साथ मेरी सारी बातें बेकार गई हैं। यह लैंड स्पिरिट बहुत घमंडी है, वो सिर्फ सील तोड़ना और अपनी आज़ादी वापस पाना चाहता है। ट्रू यांग बिल्डिंग पहले ही 38 बार हिल चुका है, आखिरकार जायंट सुन की विल जाग जाएगी। फैंग युआन ने हॉन्फ कर कहा। उसने गु मास्टर्स के एक ग्रुप को देखा, वो सब एक काले ताबूत जैसी किस्मत में लिपटे हुए द हे ट्राइब की दिशा में जा रहे थे। एक पाल बाद वो सब ताई बाई यून शेंग के घर में दाखिल हो गए। फैंग युआन ने थोड़ी देर सोचा और फिर उनके इरादे समझ गया। ये मेरे लिए इस काले ताबूत वाली किस्मत का मतलब समझने का एक अच्छा मौका है। फैंग युआन की निगाहें गहरी थी, उसने ताई बाई यून शेंग के स्थान की तरफ एक गहरी नजर डाली। चैप्टर एंड।